नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट की चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाने के बाद फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला दिया है। बीजेपी के अनुसार विधानसभा में 9 करोड़ 71 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे, जबकि लोकसभा में 9 करोड़ 30 लाख। यह अंतर लगभग 40 लाख वोट का है, जबकि राहुल गांधी ने 1 करोड़ का अंतर बताया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी करने के दावे पर पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने घिसी पीटी बातें फिर से दोहराई हैं। इतना ही नहीं, आयोग ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी का यह दावा पुरानी बोतल में नई शराब के जैसा है। चुनाव आयोग ने कहा कि साल 2018 में तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। अब राहुल गांधी भी वही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी ने ये सब आरोप लगाए, जहां राहुल गांधी ने 1 लाख वोट काटे जाने का आरोप लगाया और कहा कि वोटों की चोरी हुई है। इस मामले में आयोग ने उन्हें एक शपथ पत्र भी भेजा था और कहा था कि वह इस पर साइन करें कि जो बोल रहे हैं वह सही है। यदि वह गलत पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। अब तक इस एफिडेविट को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस से किसी भी तरह का जवाब नहीं आया है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फिर से चुनौती दी है। वे कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है। अब बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। राहुल गांधी के इस तरह की बयानबाजी को, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को बीजेपी लोकतंत्र पर हमला बता रही है। तो एक बार फिर राहुल गांधी के इन दावों से जो राजनीति है वो गर्मा गई है और चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के जो दावे हैं वो पुराने दावों के जैसे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे पुरानी बोतल में नई शराब। लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया है। हर बार उसका बूथ नंबर भी अलग था। तो कई तरीके के आरोप जो राहुल गांधी ने यहाँ पर चुनाव आयोग पर लगाए हैं, साफ तौर पर कई विधानसभा चुनाव भी उन्होंने गिनाए। तो वहीं अब चुनाव आयोग का भी राहुल गांधी पर पलटवार आया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी या तो लिखित में ये सारी बातें दें या फिर देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि कई बार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से शशांक रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पाठक जी और वरिष्ठ पत्रकार ही हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शशांक रंजन जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही रहेगा, क्योंकि एक बार की बात नहीं है,
ठीक है, कई बार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। दावों के नाम पर वो पता नहीं कहां से कुछ सबूत लेकर आते भी हैं या नहीं। सेम बात तो वही हो रही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की तरफ से कई तरीके के दावे किए गए, भैया भारत के इतने विमान गिर गए, ठीक है, और उनके पास था कुछ भी नहीं। इसी तरीके से अब वो यहाँ पर भी इसी तरह से करने से लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ बोल दिया कि या तो शपथ पत्र पर आप लिख कर दे दीजिए या फिर देश से माफी मांगिए। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के जो बयान है, जो चुनाव आयोग ने कहा है कि पुरानी बोतल में नई शराब के जैसे। पैनल में बैठे सभी साथियों को प्रणाम। चुनाव आयोग की जो ओर से जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि राहुल जी को हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो देश से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से वर्ष 2009 में यह कहा गया था कि ईवीएम हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन फॉर कांग्रेस, तब चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से हस्ताक्षर करने और देश से माफी मांगने की बात क्यों नहीं कही थी? यह सिर्फ राहुल गांधी जी से ऐसा अपील करने का क्या कारण हो सकता है? और अगर राहुल गांधी जी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से इसका जांच करवा ले। अगर चुनाव आयोग अपने स्तर से जांच नहीं करवाना चाह रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि संयुक्त नहीं, ठीक है शशांक रंजन जी, मुझे आप ये बता दीजिए, ठीक है, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में आपका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बोल भी बोल रहे थे, जनता ने उनको भी हरा दिया, ठीक है। फैजाबाद से लल्लू सिंह, ठीक है, वहां पर राम मंदिर भी बना। एक भारतीय जनता पार्टी जिस राम मंदिर को लेकर हमेशा राजनीति कर रही थी, वहीं से उनके प्रत्याशी हार गए, ठीक है। अमेठी से आपके प्रत्याशी जीत गए केएल शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी जीत गए, फिर भी आप कहते हैं कि निष्पक्ष चीजें नहीं हो रही। चुनाव में अगर निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार संयुक्त संसदीय समिति का गठन करते हुए जांच करवा ले। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब कई बार कई मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कितने संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ शशांक रंजन जी, आरोप तो आप हर मुद्दे पर लगा देते हैं, ठीक है, कोई भी मुद्दा चल जाए उसी पर आप कई तरीके के आरोप लगा देते हैं। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी पर लगते आए, हाँ। और ज्यादातर मुद्दे जो है अब तक झूठे साबित हो गए और बाकी मुद्दे आगे भविष्य में झूठे साबित हो जाएंगे। सिर्फ कांग्रेस पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जब ऐसे ही कृत्य को अंजाम दिए तो फिर आप हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? दरअसल चक्कर क्या है, ये राजनीति है, ठीक है। अब विपक्ष तो अपनी तरीके से राजनीति करेगा ही, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, या तो जनता उस बात को लेकर गुमराह हो रही है, ठीक है, या फिर आप जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 4 लोग तो गुमराह होंगे ही आपके झूठ से। तो जनता तो गुमराह हुई ही थी 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के आरोप से, जनता गुमराह तो हुई ही थी बोफोर्स प्रकरण को लेकर। तो आपने भी जिम्मेदारी ले ली, हम भी गुमराह करेंगे। नहीं, एक अटल सत्य है कि बंगारू लक्ष्मण जी का मामला सिद्ध हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक किसी प्रकार का प्रतिक्रिया ही नहीं आता। चलिए ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी। पुष्पेंद्र जी, आशुतोष जी, हेमंत जी, शशांक जी और मेरे सभी इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। मेरे भाई पुष्पेंद्र भाई, मैं बताना चाहता हूं अपने शशांक रंजन जी को और देश की जनता को भी कि राहुल गांधी जी की बातों को पहले तो सीरियस नहीं लेना चाहिए, और यदि वो कोई बात बोल रहे हैं तो वो पूरे देश के लिए आप ये मान लीजिए कि ना उसका कोई सिर है, ना उसका कोई पैर है, ना उसके कोई तथ्य हैं,
पूरी देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि राहुल गांधी जी जो कुछ बोलते हैं वो उनको खुद नहीं पता होता है कि क्या बोल रहे हैं। अब यदि वो चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग उनको कह रहा है कि आप आइए, आकर के आप साइन करिए और आप इस बात को मतलब आगे बढ़ाइए, तो वो जा नहीं रहे, साइन नहीं कर रहे। अरे भाई राहुल गांधी जी, आप तो इतने 51-52 वर्ष के हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जो आरोप लगा रहे हो वो संविधान पर आरोप लगा रहे हो, आप लोकतंत्र पर आरोप लगा रहे हो, आप भारत देश पर आरोप लगा रहे हो। पूरे हमारे देश का जो संविधान बना हुआ है, लोकतंत्र बना हुआ है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में भी यही था, कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है, शासन चलाया है, इन्होंने भी चलाया है, तो इनको पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है क्या। यदि हो सकता है तो सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी से ही पूछना चाहूंगा कि क्या आप जब 70 साल शासन में रहे तो क्या आपने ये सब किया था? क्या आपने चुनाव आयोग को चलाया? यदि हाँ कहते हैं तो इसका मतलब पहले उन्हें जेल भेजना चाहिए कि उन्होंने देश की जनता के साथ अन्याय किया। यदि वो ना कहते हैं तो फिर उन्हें सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। भाई आप भी तो वायनाड से जीत करके आए, कैसे जीत गए? भाई आपकी बहन भी प्रियंका गांधी जी जीत करके बैठी है, कैसे जीत गई? कांग्रेस के इतने सारे नेता, इतने सांसद बन के आए हैं इस बार, कैसे जीत गए? तो सबसे बड़ी विडंबना इस देश की यही है मेरे भाई पुष्पेंद्र जी कि अभी तक सख्त कानून, जो कि अंग्रेजों के समय के कुछ कानून बने हुए हैं, कुछ कांग्रेस टाइम के कानून बने हुए हैं, जब तक सख्त कानून नहीं आएंगे कि झूठ बोलने पर भी फांसी हो जाए, मैं कहता हूँ झूठ बोलने पर भी आजीवन कारावास हो जाए, यदि इस तरीके की कोई गलत बातें करे जिससे देश को नुकसान हो, जनता को नुकसान हो, नहीं अगर नहीं सत्येंद्र त्यागी जी अगर ऐसा कोई कानून आ भी जाएगा तो कांग्रेस को थोड़ी, बीजेपी के लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि झूठे तो कुछ नेता बीजेपी में नुकसान नहीं कह सकते। नहीं पुष्पेंद्र भाई, नुकसान नहीं कह सकते। हाँ। जब आएगा तो ये देश के लिए भला है, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भला है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। मेरे भाई उससे पहले भी सरकार में नहीं अफवाह नहीं थी त्यागी जी, अफवाह नहीं थी। आपके जो उस समय के सांसद थे लल्लू सिंह जी बोली थी ये बात उन्होंने, अफवाह नहीं थी। उन्होंने ये नहीं बोली थी कि संविधान को खत्म करेंगे, संविधान में नहीं उन्होंने कहा था कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए जिससे हम संविधान बदल सकें। देखिए संविधान नहीं होता है उसमें, ये नहीं, आप नियम कानून नहीं बदलने चाहिए। बहुत सारे नियम अंग्रेजों के समय के हैं, बहुत सारे ऐसे नियम है, जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में संशोधन होने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल भाई होनी चाहिए ना। जिन चीजों में संशोधन की जरूरत है तो जब सरकार में होंगे, जब पूरी सीटों के साथ होंगे तो भाई तभी तो बदलाव आ सकता है। यदि नियम कानून समय के हिसाब से नहीं बदला जाएगा, वक्फ बोर्ड से किस मुसलमान का भला हो रहा है और देश के किस व्यक्ति का भला हो रहा है? किसी का भला नहीं हो रहा। लेकिन कांग्रेस ने बना दिया वक्फ बोर्ड और कुछ चंद लोगों को उसका फायदा हो रहा है, बहुत सी कुछ विपत्ति, चलिए ठीक है, कुछ चंद लोग, ठीक है त्यागी जी, ठीक है देखिए इस तरीके से ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल। आशुतोष पाठक जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हो, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती भी रहती है कि ये पहले से ढूंढ लेते हैं हारने के बाद हमें क्या बोल रहा है। अब पहले तो ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते थे, अब डायरेक्ट चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिया। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पॉलिटिक्स जो है अपने लोएस्ट लो पे जाए। हाँ। और मुझे कई बार शक होता है कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है वो कहाँ गौण हो जाता है। करना किसी चीज पर चाहिए, करने कुछ लगते हैं वो। पहले इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कटघरे में जो किया है तो अच्छा ये होता कि बजाय पब्लिक पे जाने के उनके पास अदालत का दरवाजा है, उनके पास एविडेंस है। उन्होंने कहा कि हम बम टूट जाएगा, तो अपने सारे एविडेंस के साथ अदालत के पास पहुंचे और वो इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा है और कहें कि साहब ये एविडेंस है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन गलत कर रही है और अदालत को इस पर इंक्वायरी बिठाने के लिए बात करनी चाहिए। बिल्कुल।
एक बार जब आप अदालत में जाएंगे तो आपके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चर्चा होगी, फिर उसकी तहकीकात होगी। इलेक्शन कमीशन को भी अदालत की तरफ से नोटिस जाएगा और कहा जाएगा, एक स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गड़बड़ी करते रहेंगे तो आपका कोई चेक एंड बैलेंस। तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए, किसी अदालत में जाने के लिए उनके पास दरवाजे खुले हैं। और अगर इतना सीरियस मामला है, वोट चोरी हो रही है, डेमोक्रेसी को हैक किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में, तो उनको फौरन अदालत का रुख करना चाहिए। होता यह है कि हमेशा जो पार्टी इन द अपोजिशन होती वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती। आपको याद, लगातार शीला दीक्षित दिल्ली में दूसरी बार जीत करके आई, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर और उसमें इंक्लूडिंग आडवाणी, उन्होंने प्रश्न उठा दिया था इलेक्शन के वैलिडिटी पे, और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये बहुत अच्छा, ये फेयर इलेक्शन नहीं। तो ये सब तो अलग बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष का डिबेट लोकसभा राज्यसभा दोनों, बिल्कुल, उसके तुरंत बाद इतनी बड़ी घटना हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ इंपोज कर। तो एक अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी के पास, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास इतने बड़े मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, जहां चारों तरफ से अभी डिप्लोमेटिकली आप देखें तो जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भारत के लिए बहुत कठिन दौर आ गया है ट्रंप के इस स्टेटमेंट से, इस निर्णय के बाद। और अभी भारत को बात करनी पड़ रही है रसिया से, चाइना से, अलग अलग देशों से बात करनी पड़ रही है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उसमें राहुल गांधी हाथ नहीं डाले। इस पीछे एक बड़ा राज, और वो राज है, वो चाहते कि ट्रंप और मोदी के बीच का रिश्ता खराब हो और फिर जाकर के आगे हम बुलाएं, क्योंकि ये उनके लिए अच्छी बात। इस पर वो अगर कुछ भी बोलेंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि देखिए देश खतरे में है और ये देश के खिलाफ है। राहुल गांधी को कोई अपना मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर उठाने के लिए कैसे उसको पॉलिटिकली सेंटर स्टेज पे लाया जाए। और ये मुद्दे जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, मैं समझता हूं कि बीजेपी को भी अति प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए। बीजेपी का मामला है ही नहीं, बिल्कुल, वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राहुल गांधी को रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल, और अगर वो रिस्पॉन्ड, अभी उन्होंने कहा है कि आप एफिडेविट लिख करके एफिडेविट करके लाइए, इलेक्शन कमीशन अदालत चले जाए, इलेक्शन कमीशन कोर्ट में कहे कि देखिए साहब, ये राहुल गांधी अनर्गल प्रचार कर रहे हैं और ये झूठा प्रचार करके इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, इन पर रोक लगाए। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कैन ऑल्सो गो टू कोर्ट। तो ये इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच का मामला, बिल्कुल सही बात है। शुड बीजेपी रिस्पॉन्ड? देयर इज नो नीड ऑफ रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम बीजेपी साइड। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, बीजेपी के ऊपर अगर आरोप लगेगा, वो लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वोट चोरी की, वोट चोरी की, वोट चोरी की, बिल्कुल ठीक बात करेंगे। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि वो एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग ले रहे हैं और पॉलिटिकल फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि अभी आशुतोष सर ने कई बातें कही और साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है तो भैया ऐसे खुलकर बोलने से क्या फायदा, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। और दूसरी एक मैं तो कहूंगा कि ये नसीहत ही है, क्योंकि चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच का मामला है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनते हैं तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को लगने भी लगता है कि भैया कहीं ना कहीं मिली भगत तो नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ। ये सिर्फ चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच का मामला नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो कहता है ये सीधे सीधे लोकतंत्र और लोकतंत्र से जुड़े हुए लोगों का मामला है। देखिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को स्पष्ट कहा कि आप संविधान की प्रतियां जो लेकर घूमते हैं उसके बजाय नियम संगत रूप से आप मतदाता पंजीकरण अधिनियम जो 1960 है उसके नियम 20(3)(b) के तहत या तो आप एफिडेविट करके ये लिख कर दें कि भाई आपने जो गलतियां पकड़ी हैं वो तथ्यों के साथ और साक्ष्यों के साथ है। बिल्कुल। यदि आप नहीं करते तो आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप अपना साबित करें और नहीं तो देश से माफी मांगे। यही स्पष्ट है। अब राहुल गांधी की स्थिति क्या है कि 2024 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी थी और उनके वकीलों ने जो क्वेश्चन किए उसका जवाब स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग ने वेबसाइट में डाला
और वेबसाइट ने कहा कि भाई आप जो जवाब डाले हैं वो आप वेबसाइट में आकर देख लीजिए। इसके बाद भी अगर आपकी कोई दुविधा है तो आप मुझे बताइए, हम उसका समाधान करने के लिए हैं। आप पीडीएफ सेक्शन 20 में जाकर फॉर्म को भरिए। ठीक है। लेकिन नहीं करते हैं तो आपकी भी स्थिति वैसी होगी जैसे तेजस्वी यादव की हुई, कि आपने फर्जी वोटर कार्ड दिखा करके जो देश पर आरोप लगाया। जैसे बिहार में 51 लाख मतदाता पकड़े गए, 18 लाख ऐसे हैं जो मृत हो गए, 26 लाख ऐसे थे जो दूसरे विधानसभा में चले गए, और जो 8 लाख ऐसे थे जिनका अभी पता नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 1 करोड़ मतदाता की बात ये जो कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, राहुल जी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए क्या बताया कि 1 करोड़ नए लोगों ने वोट डाला। कहाँ डाला भाई? जो लोग लोकसभा में वोट डालने नहीं आए थे वो 1 करोड़ लोग जादू से वोटिंग करने आ गए। तो ये 1 करोड़ का मामला है। फिर उन्होंने दूसरा आरोप भी क्या लगाया था कि लोकसभा में जो 16 सीट हम जीत रहे हैं लेकिन हम 9 सीट जीत सकते, 9 सीटें जीते। उसका कारण क्या था? उन्होंने कहा कि महादेवपुरम मतदाता सूची में 1,25,225 फर्जी वोटर थे और अवैध मतदाता थे। आगे वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हिंदुस्तानी नागरिक को संविधान वोट का अधिकार देता है, तो राहुल गांधी संविधान के अनुसार क्यों ने नियम होकर करके चुनाव आयोग को ये पत्र भेजते हैं? इसके आगे उन्होंने यही नहीं रुके, वो इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी वोटिंग की जो वीडियोग्राफी थी लास्ट वाली वो इनको देते तो ये साबित कर देंगे। ये भी नहीं कहा, आगे भी उन्होंने कहा जब नरेंद्र मोदी केवल 50 सीटों की वजह से आज प्रधानमंत्री बने, अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा उनको मिल जाए तो वो साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीटें ऐसी जीती हैं जो केवल 35,000 के मार्जिन से भाजपा ने जीती। तो ये छोटा मोटा नहीं, देश के माननीय प्रधानमंत्री को ऊपर आप आरोप लगा रहे, इस पर स्वतः सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले सकती है। लेकिन चूंकि विपक्ष का नेता है तो देखिए आज के दिन में हमारे देश के बहुत बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघे जी, बड़े बड़े फीस लेते हैं, लेकिन उनका केस रिकॉर्ड आप देखेंगे तो मैक्सिमम केस हार जाते हैं। आप बताइए वक्फ बिल जैसे बिल है उसके लिए मुस्लिम वकील नहीं उनके पास, अभिषेक मनु और कपिल सिब्बल है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, इनके जो वकीलों द्वारा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, ये देश के संविधान को नहीं लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। अभी जो हमारे पत्रकार भाई ने कहा ये सही बात है, वो देश की छवि विदेशों में खराब कर रहे हैं। और एक विपक्ष का नेता, देश के इतना बड़ा लोकतंत्र में विपक्ष का नेता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उनके मुंह से ये बिना साक्ष्य बिना एविडेंस के स्टेटमेंट देना ये पब्लिकली लोगों को भ्रमित करता है। इसलिए इन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है अहमद गुप्ता जी। शशांक रंजन जी, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, हम 3 राज्य उठा लेते हैं, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर भी, हरियाणा में भी उन्होंने कहा कि धांधली हुई है। ठीक है, पंजाब में किस तरीके से आपकी सरकार चलेगी, एक तो वो मुझे बता दीजिए, दूसरा दिल्ली में आपका 0 है ही। इस बात पर कहना चाहूंगा कि हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि देश को बैलेट की ओर लौट जाना चाहिए। मुझे ये बयान याद है और मैं इस बयान का समर्थन करते हुए यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देश को बैलेट की ओर लौट जाना चाहिए। जी नहीं, देश को बैलेंस की ओर लौट जाना चाहिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें विपक्ष योगदान करे तभी ना। विपक्ष तो एक तरफा एक राह से चलने से लगा हुआ है। नहीं, विपक्ष का पूरा सहयोग रहेगा। अगर सरकार बैलेट की ओर देश को लौटाने का प्रयास करती है तो विपक्ष का पूरा सहयोग रहेगा, विपक्ष की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। जब आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा ही रहे हैं तो तब धांधली नहीं होगी। देखिए, मैं तो हर प्रकार से यह कह ही रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन करते हुए विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच करवा लें, और अगर विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप झूठे सिद्ध होते हैं तो उसके बाद जो विधि संबद्ध कार्रवाई है वो कार्रवाई कर लिए जाए।
आशुतोष पाठक जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि शशांक रंजन जी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि एक समिति बना लीजिए फिर जांच कर लेगी, लेकिन अगर विपक्ष के हर सवाल का जवाब और विपक्ष हर मुद्दे पर सवाल करने लगा तो ऐसे तो ये हो जाएगा कि सरकार अपना फिर उन्हीं के जवाबों पर अपना टाइम खराब करती रहेगी। है कि राजनीति में इतने बिलो IQ के लोग सब आ गए हैं, मुझे तो कभी कभी बहुत चिंता होती है। ऐसे अनर्गल सवालों को ये सेंटर स्टेज में लाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को ये भूल जाते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं अगर आपके पास वक्त। पिछली बार बिहार में चुनाव था और उस चुनाव में 2020 की बात है, उस वक्त कोविड चल रहा था। कोविड में सरकार के ही तरफ से पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन जो पार्टी इन द पावर वो अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उनके पास पूरी मशीनरी थी, वो पूरा टेक्नोलॉजी से पूरा उन्होंने कैंपेन किया। जगह पे जगह होर्डिंग्स लगे, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगे और वो कैंपेन। अपोजिशन को शर्म नहीं आई, अपोजिशन को उठाना चाहिए था कि चुनाव आयोग को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे पास वो स्थिति नहीं है, हम उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाएंगे। सरकार को, जो पार्टी इन द पावर है, उनको इस तरह के कैंपेन की अनुमति नहीं दी जाती है। वो कैसे दे रहे हैं? क्योंकि लेवल प्लेइंग नहीं। जो मुद्दे होने चाहिए, सही मुद्दे, उसको प्रकाश में लाने की बजाय वो अनटिसंट बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बैलेट पे चले जाना चाहिए। बैलेट का एक्सपीरियंस आपने देखा है, लूट मचती थी बैलेट, और कहते हैं कि वापस बैलेट में चला जाना चाहिए। ये फिर से लुटेरा गैंग को एक्टिव करना चाहते हैं, फिर से लुटवाना चाहते हैं। ये बात सही है कि डेवलप्ड कंट्रीज में बैलेट की तरफ लौट गए हैं। ये बात भी सही है कि हैकिंग होती है, लेकिन आपको कई बार मौका मिला चुनाव आयोग की तरफ से। आपको जब बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक हुई, कहा कि आप प्रूफ कीजिए आकर कि कहां हैक हो रहा है। कोई नहीं गए हैक को प्रूफ करने के लिए, कोई इंजीनियर इनका नहीं गया। फिर ये फर्जी इंजीनियर को कहीं से खड़ा करके फिर ये सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर देते हैं, देखिए ये हैक हो गया, देखिए ये हैक हो गया। तो ये लोग भी क्वेश्चनिंग करते हैं। अब दिक्कत यह है कि डेमोक्रेसी में अब इन लोगों को भरोसा नहीं, इंक्लूडिंग, और मैं सारी पार्टियों की बात कह रहा हूं, वो स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन। सही बात को पब्लिक के बीच में नहीं ले जाना चाहते। अब दुर्भाग्यवश हमारे मीडिया की भी एक परेशानी है, वो भी आधे घंटे में सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ उसका सॉल्यूशन करें। ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम जर्नलिस्टों की ये जिम्मेदारी है कि अब ये मैंने जो आपको बताया, ये बैलेट की तरफ लौटना चाहिए, तो बैलेट में फिर लूट होगी। अभी कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली आप तैयार तो हैं, और जो विकसित देशों का जो एग्जाम्पल देते हैं वो भारत में नहीं हो सकता है। बहुत मुश्किल काम है। एक 60, 70, 80 करोड़ लोगों को इलेक्शन में एक साथ लेके आना, ये बहुत हरकुलियन टास्क है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए बधाई भी देना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर उनसे कोई गड़बड़ियां हो रही है, गलती हो रही है, तो एक स्वस्थ विपक्ष के रूप में आप उन्हें कहें कि ये गलती आप कर रहे हैं, मर्यादित तरीके से कहें। और मैं इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी जो है सो गलत तरीके से प्रधानमंत्री करते हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। आप भाषा देखिए और उनके शब्द का प्रयोग देखिए, ये बहुत लोएस्ट ऑफ लो लेवल पे, मैंने जो पहले कहा कि राजनीति को ले जा रहे हैं। और इस तरह के लोग अगर राजनीति में, और ईमानदारी से मैं अभी देखिए, रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उनके मुख्यमंत्री हैं, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के मुखिया के खिलाफ। वो उनकी योग्यता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेता का मतलब ये नहीं होता है कि आप जीत गए एक बार चुनाव तो आप नेता बने। नेता का मतलब होता है कि आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अरे भाई, उनसे लड़िए, आप वहां लड़ना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सवाल विपक्ष और अपोजिशन दोनों के तरफ से अच्छे सही पूछे जाने चाहिए, जिसका सॉल्यूशन हो, जहां संदेह हो उसका सॉल्यूशन हो। आप ये सॉल्यूशन के लिए सवाल नहीं उठा रहे, एग्जैक्टली आप गुमराह करने के लिए उठा रहे, बिल्कुल सही बात, कंफ्यूज करने के लिए उठा रहे, बिल्कुल कि जनता को कंफ्यूज कर दिया जाए और लोगों में ये भ्रम। और इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल ऑफ पॉलिटिक्स दैट मेकिंग अ भ्रम। आप गुमराह करो, और ये बीजेपी भी कर, बीजेपी भी इससे छूटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के तो कई उदाहरण मैंने दिए, कांग्रेस भी करती है, अन्य पार्टियां तो करती ही करती। इसलिए मेरा ये मानना है कि भ्रम, अभी क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो वो थोड़ी सी
मॉरल हाई ले रही है, लेकिन जब ये अपोजिशन में आएगी तो ये भी आरोप लगाएगी, वैसे ही आरोप लगाएगी जैसे आडवाणी जी ने लगाया। बिल्कुल। सत्येंद्र त्यागी जी, आप कुछ कहना भी चाहते थे बीच में। अभिषेक भाई कह रहे थे, उन्होंने एक सवाल किया था कि कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग से सवाल कर रही है, तो भाजपा वाले क्यों जवाब देते हैं। तो वैसे तो हेमंत जी ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैं भी जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी या जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता होते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाते हैं, वो साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी लगाते हैं। उनको भी चोर कहते हैं, उनसे भी कहते हैं कि चोरी करके प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी करके बने। आपने देखा होगा किस तरीके से कई सारे आरोप लगाते हैं। तो भाई मैं इनको यही बताना चाहता हूँ, चाहे मैंने ये बहुत लोगों से ये चीजें सुनी है कि कांग्रेस जब भी सवाल करती है चुनाव आयोग से तो बीजेपी वाले क्यों जवाब देने लगते हैं, बीजेपी वाले क्यों उसके आगे आकर के प्रवक्ता बन जाते हैं। तो मैं भाई यही कहूंगा इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि भाई आप बीजेपी से सवाल ना पूछा करें, बीजेपी से आप ना कहा करें कि बीजेपी चोर है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मत कहा करें कि वो चोर है, वो चोरी करके जीते हैं वोट। अब भाई बिहार में वोट चुनाव आयोग सारे वोटिंग चेक कर रहा है, डबल पकड़े जा रहे हैं, फर्जी पकड़े जा रहे हैं, जो मर गए उनके भी वोट पकड़े जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग काम कर रहा है, संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी वालों को मिर्ची लग रही, कह रहे हैं कि भाजपा करा रही है, कह रहे हैं भाजपा कर रही है, भाजपा वाले बदल। जब भाजपा को बार बार आप आरोप लगाओगे तो भाजपा का भी तो नैतिक दायित्व है कि उसका जवाब दे, उनको बताए कि भाई तेजस्वी यादव जी आपके 2 वोटर कार्ड हैं, शायद आप खो गए हैं, शायद आप सो गए हैं, शायद आपको खुद नहीं पता कि आपके 2 आधार कार्ड बने हुए हैं, 2 वोटर कार्ड बने हुए हैं, आप ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा जो ये इंडी गठबंधन के लोग हैं ये कर रहे हैं। और आपको भी बता दूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका ये कहावत है, तो सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़ा करता है वही ज्यादा चिल्लाता है। कहते हैं कि नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है, तो भाई जो ज्यादा फर्जीवाड़ा करता है वही ईमानदारी का ढोल कुछ ज्यादा ही पीटता है। तो ये चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता हो जो बार बार ये बातें कर रहे हैं। और मैं शशांक रंजन जी को तो याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि चैनलों पर आकर के कांग्रेस पार्टी के जितने नेता इस तरीके के बयान न दिया करें कि वैलिड पेपर पर चले जाए। मेरे भाई हम 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, आप ये गिनो तो 150 करोड़ की आबादी है। ऐसी दुनिया में कौन सा देश है जहां जो लोकतांत्रिक देश हो और जहां पर 150 करोड़ की आबादी हो। और दूसरी बात, क्या ये वही दिन देखना चाहते हैं जो हम लोग 50 वर्ष पहले गोलियां चलती थी, सर मैं उन पर थोड़ा रिएक्ट करना चाह रहा हूँ। जी अगर अनुमति दें तो मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए आप। नहीं, बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल जायज है कि बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन बीजेपी को संयम में आकर के रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूँ कि बिहार में आपकी सरकार है अलायंस, लंबे समय से रही है, 1-1.5 साल छोड़ दीजिए। अगर आपकी अलायंस की सरकार में एक अधिकारी, और वो बड़े टॉपर अधिकारी रहे, यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, वो अधिकारी लगभग ऑन एंड ऑफ 7 साल से 11 और 11 से 18, लोग तो कह रहे हैं 18, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम, इतने वर्षों तक वो लगातार होम सेक्रेटरी बने रहे, होम सेक्रेटरी।
और उस दौरान पूरे सीमांचल का जो पूर्वी इलाका है जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये सारे इलाके आते हैं, मधेपुरा, सुपौल, इन सारे इलाकों में डेमोग्राफी में जबरदस्त बदलाव हुआ। भागलपुर, बांका, इन जगहों में, और जो झारखंड का इलाका है वहां तो समझिए कि आप हैरान हो जाएंगे जब वहां डेमोग्राफी देखेंगे। मतलब 10-10% पे सिमट के रह गया है जो वहां के मूल निवासी। कन्वर्ट इतना हो रहा है तेजी से, आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम आबादी में, अकलियत आबादी, और वो सारे आबादी बांग्लादेशी हैं। और बिहार में उस अधिकारी, वो होम सेक्रेटरी रहे, होम सेक्रेटरी, मैं क्यों इशारा कर रहा हूं, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को, एक अधिकारी इतने लंबे समय तक, हर अधिकारी का डिपार्टमेंट चेंज होता रहा, लेकिन उस सज्जन का नाम है अमीर सुबहानी। अमीर सुबहानी एक माने हुए मौलवी हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, और वो टॉपर रहे हैं यूपीएससी। वो अमीर सुबहानी जी लंबे समय तक, एग्जैक्ट मुझे साल तो नहीं, लेकिन मिनिमम 7 ईयर और मैक्सिमम 18 साल तक जाता है। इतने सालों तक वो होम सेक्रेटरी रहे, और पूरे बिहार में, खास तौर से सीमांचल के इलाके में कन्वर्जन हुआ। और ये एक ट्रिगर पॉइंट था जो आज भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है। ये एक ट्रिगर पॉइंट था जहां इलेक्शन कमीशन को लग रहा था कि डुप्लीकेट वोट बने हैं, नकली वोट बने हैं, फर्जी वोट बने हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हुआ इसका प्रतिफल ये हुआ कि अन्य जिलों में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में कम कटे हैं बनिस्बत, इनका स्थान कम है बनिस्बत की। इधर आप अगर आप बीच आएंगे, चंपारण आएंगे, तो वहां अधिक कटे, दरभंगा में अधिक कटे। इन सारे जिलों में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदला बिहार। अब ये तो जांच का विषय है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। मैं उन्हें ये दे रहा हूं फीडबैक कि कृपा करके अगर मैं गलत हूं तो हमें बता दें, और अगर सही है तो भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं कि उस अधिकारी विशेष की तहकीकात करें, जांच करें, और मेरे इस बयान का कोई महत्व है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, मैंने सिर्फ इशारा किया है, बाकी आप समझ लें, आप समझदार हैं। बिल्कुल सत्येंद्र त्यागी जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही बात विपक्षियों को, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये समझाना चाहते हैं कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प भी लिया है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे देश में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि दूरगामी है, आगे की सोचते हैं, आगे की प्लानिंग करके चलते हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि 2047 तक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सबको पता है। बिल्कुल त्यागी जी, एक बात और है, क्योंकि वो पीएम है तो वो तो उनका तो एक विजन है, कितने आगे तक उनको सोचना है। लेकिन जब कुछ नेता कुछ बयान दे देते हैं तो जो उनके कार्यकर्ता होते हैं ना, वो पहले सोच लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को लेकर कहा था कि अगर ये अधिकारी रिटायर भी हो जाएंगे तो भी हम इनको खोज निकालेंगे। अब ऐसे में होता क्या है, जो कार्यकर्ता हैं उनकी हिम्मत पहले बढ़ जाती है कि भैया वो भी ऐसा बोल रहे हैं तो मैं भी किसी ना किसी से बदला ले लूंगा जब सरकार आ जाएगी। बिल्कुल, यही तो एक विडंबना है हमारे देश की कि ऐसे सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए कि लोग बयान देने से पहले 10 बार सोचें कि हमने ये बयान दे दिया और ये यदि झूठा निकला, और यदि इस बयान में हमने यदि बयान गलत दिया और इसकी वजह से हमारे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप देख रहे होंगे किस तरीके से राहुल गांधी जी आए दिन नए नए बयान देते हैं। कभी वो हमारे भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। आप बताइए, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश के वो नागरिक हैं, कभी कभी तो ये शक होने लगता है कि कहीं इन्होंने दूसरे कहीं किसी देश की नागरिकता तो नहीं लेकर के बैठे हैं।
जो इस तरीके से भारत का अपमान करते हैं, भारतीय सेना का अपमान करते हैं, भारत की बुराई विदेशों में जाकर के करते हैं, भारत को नीचा ठीक है त्यागी जी, मैं समझ गया आपकी बात, आपके बात समझ में आ गई मुझे। बिल्कुल हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जब इंसान बार बार हार रहा होता है तो उस टाइम पर वो सोचता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मेरे पास बचे हैं बहाने। ठीक है, मैं वो कोई ना कोई आरोप लगा देता हूं, वो हो सकता है मेरा पैतरा चल जाए। ईवीएम पर सवाल, ठीक है, इंडिया गठबंधन के वो लोग एक साथ हो गए जिनकी विचारधारा कभी एक थी नहीं, साफ तौर पे ये भी बोल दिया। ये अभी जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने तो साफ तौर पर खुलकर बोल दिया कि हम तो इस वजह से एक हुए थे कि मात्र मोदी जी को हरा दें। अब सभी पैतरे फेल हो गए, अब चुनाव आयोग का सिस्टम आ गया। देखिए, डिनर पार्टी में जो राहुल गांधी जी फैसला चलते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने 1985 में अपनी पत्रकारिता की और उसके बाद फिर मैं जब झारखंड बना तो मैं हाईकोर्ट में चले आया, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट चल गई। लेकिन इस दरमियान जो मेरा अनुभव है और जो नॉलेज मुझे मिला है, कई फैक्टर्स हैं, इसको समझने की जरूरत होगी। देखिए, आज चिचियाई दिल्ली खंबा नोचे वाली हाल है कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जिसका बेनिफिट आज भाजपा उठा रही है। और भाजपा जो सत्ता में है, आप एक चीज को गौर करेंगे कि अगर भाजपा के किसी नेता पर करप्शन का चार्जेस जितना कांग्रेस के ऊपर लगी है, अगर लगी होती और ये बात राहुल गांधी कहते तो वो एक तथ्यात्मक बात होती। लेकिन कहावत है ना कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और आप खुद लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को बहकाने के लिए दूसरे पर करप्शन का चार्जेस लगा रहे, लेकिन आप साबित नहीं कर पा रहे। अब दूसरी बात पर आइए कि जब इलेक्शन कांग्रेस ने कई मोहब्बत की दुकानें खोली और कई जगह उनको ये सफलता नहीं मिली, तो आप कभी लगा देते कि भाई 35,000 वोट से प्रधानमंत्री जीते, कभी आप बोलते कि भाषा के नाम पर राज्यों का बंटवारा हो जाना चाहिए, भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़ा भाजपा कराती है, कभी मंदिर का मसला कर करके हिंदू मुस्लिम में बांटती है। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप सोचिए, भारत गुलामी की जंजीर से कब आजाद हुआ? क्या 1947 या 2014? आप अपने देश में कब सुरक्षात्मक भावना से खड़े हुए? पहले हर एक आदमी ये सोच रहा, क्या हम 1947 के बाद आजाद थे? तो कभी उसको आपातकालीन वाला याद आता है, कभी वो 1974 में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो उसको कुचलने के लिए फील्ड मार्शल को इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, लेकिन वो नहीं माने थे। उसी तरह कृपाचार्य के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तिब्बत को नहीं सौंप सकते, वो नेपाल का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, लेकिन आप अगर दे देंगे तो हम लद्दाख से लेकर के बांग्लादेश तक आप हमारे सिर पर एक दुश्मन पैदा करेंगे। उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा था। कांग्रेस की ऐसी ऐसी गलतियां हैं जिसका परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सत्ता का लालच हर आदमी छोड़ नहीं पाता। राहुल गांधी पर आज इसलिए तरस आती है कि जो बातें, जो गलतियां उनके इतिहास ने की। अब प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आप सुने होंगे लोकसभा में कि भाई इतिहास छोड़िए, वर्तमान में जिए। बात सही है, जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है ना तो वो अपनी गलतियां सुधार पाता है और ना अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को पहचान पाता है। और जिस देश की संस्कृति और सभ्यता ही नहीं होगी, वो विकास की बात कैसे करेगा? तो इतिहास से उनको सीखने की बहुत जरूरत है। आज राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट बार बार जो आ रहा, अभी ईवीएम वाले पे आइए, जिस तरह से इन्होंने कहा मतदाता और ईवीएम किया, मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ, आप भी मानेंगे, सब लोग मानेंगे। पहले चोर गुंडा होते थे, अपराधी होते थे, नेताओं के पास जाते थे, पैरवी के जाते थे या नहीं? बिल्कुल जाते थे। अब नेता अपराधियों के पास जाते हैं तो भाई हमें जिता दो, ऐसे ही हो रहा है। अभी सत्ता में क्या है कि अब अपराधी और नेता दोनों मिल करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। अब सत्ता का अपराधीकरण हो रहा, और यही अपराधीकरण पूरे देश में जगह जगहों पर फैलते हुए कई विषाक्त पैदा कर रहा है। अभी देखिए ठाकरे बंधु महाराष्ट्र में क्या कर बैठे,
वोट की राजनीति के लिए लोगों को अपनी तरफ मराठी को आकर्षित करने के लिए वो पूरे भारत के लोगों से एक पंगा ले लिए। क्या बिहारी या उत्तर प्रदेश के लोग वहां से हट जाएं तो क्या वहां का वो स्टेबल रहेगा जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जहां से वहां के लोगों की रोजी रोटी चलती है? तो आप क्या करें, नैरेटिव क्रिएट कर रही है कांग्रेस, इसको समझिए। ये भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करके लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है। बिल्कुल लेकिन सही बात इनके है। कंफ्यूजन का बेनिफिट अदर कंट्री उठा रहे हैं, और उसका फायदा क्या हो रहा है कि कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, जो उसके हाथ से निकलता चला जा रहा, अब उसको फिर से बांधने के लिए वो तरह तरह के पैंतरेबाजी कर रही है, और इसका फायदा कांग्रेस को होने के बजाय उल्टा भाजपा को हो रहा है। बिल्कुल इसको समझने की सही बात है, सही बात है। शशांक रंजन जी, क्योंकि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, अब आपका नया चुनाव आयोग आ गया, इससे आगे क्या कुछ पैंतरा आजमाने वाले हैं आप? कुछ है लिस्ट में? लिस्ट तो लंबी होगी शायद आपकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का पैंतरा आजमाने का काम नहीं करती है, बल्कि राष्ट्रहित की बातों को सदन में हमेशा से रखती है, देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करती आई है, और आगे भी जो राष्ट्रहित का विषय होगा उसे विपक्ष की ओर से जनता और सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, वो बात ठीक है, आपकी राष्ट्रहित की बात करती है, वो सभी को पता भी है कांग्रेस कितनी राष्ट्रहित की बात करती है, लेकिन जब चुनाव आप हार जाते हैं तो क्या आप चुनाव को लेकर मंथन नहीं करते कि हमारी कहां पर कुछ चूक रही या नहीं रही, या सीधा सवाल खड़ा कर देते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर प्रकार से मंथन करती है, कहाँ कमी रही उसे जो है ढूंढ कर निकाला जाता है, और उन कमियों को दूर करने के लिए जो है कदम भी अच्छा, उठाए आप, जाते हाँ, हैं। मैंने आपसे सवाल भी किया था, आप मुझे एक कारण बता दीजिए, पंजाब का, दिल्ली का या हरियाणा का आपकी हार क्यों हुई? क्या चुनाव आयोग की वजह से आपकी हार हुई है? देखिए, मैं चुनाव आयोग पर किसी प्रकार से उंगली नहीं उठा सकता हूं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कमियां कहीं न कहीं हमारी योजना में रही। हम जो है शायद सही तरीके से जनता के बीच नहीं जा पाए, इसलिए हमारी हार हुई। बिल्कुल, ये बात शायद आपके राहुल गांधी मान ले तो आगे के लिए कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो जाए। सत्येंद्र त्यागी जी, लास्ट कमेंट कर दीजिए। देखिए, भारत देश की जनता जान चुकी है, अब राहुल गांधी जी चाहे कुछ भी कहते रहें, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और कांग्रेस भी जिस तरीके के, या तो इनको अपनी विचारधारा पर काम करना पड़ेगा, या इनको जो अपनी जो रूपरेखा बना रहे हैं, नीति नियम बना रहे हैं, वो चेंज करने पड़ेंगे। नहीं तो देश की जनता, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं अभी बोल रहा हूँ, मैं देश की जनता जो अभी राहुल गांधी जी के बारे में या कांग्रेस के बारे में सोचती है, उसका मैं उनको बताना चाहता हूँ। पता नहीं उनके नजदीकी व्यक्ति उनको बताते हैं कि नहीं, लेकिन देश की जनता ये एकदम से स्पष्ट है कि जिस तरीके से इनके बयान जो आते हैं, उनको कोई भी सही तरीके से नहीं लेता है। मजाक, मतलब मजाकिये तरीके से मजाक बन करके रह जाता है। भाई, आप आरोप लगा रहे हो चुनाव आयोग पर, अब चुनाव आयोग आपको बुला रहा है, तो जाइए ना, मना कौन कर रहा है भाई? क्यों नहीं? बिल्कुल। और देखिए, बिल्कुल त्यागी जी, आपने अभी एक बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जनता की तरफ से बोल रहा हूं, और क्योंकि जनता ही सबका फैसला करती है, और जनता ने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं, कोई भी नेता हो या कोई पार्टी हो, अगर उसने थोड़ा सा भी घमंड दिखाया है तो उसको तुरंत बाहर कर दिया है। क्योंकि अमेठी में जो आपकी स्मृति ईरानी है, वो बार बार बोल रही थी राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, तो वहां पर जनता ने बता दिया कि भागना क्या होता है। नहीं, सुन लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं, सुन लीजिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि इस जन्म में तो प्रधानमंत्री मुझे हरा ही नहीं सकते। जनता ने उनको घर बैठा दे कि आप आराम से बैठ जाइए, कुछ दिन आराम कीजिए, उसके बाद तैयारी करके आइए। बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में, लोकतंत्र का भगवान होती है, और एक एक वोट, चाहे वो वोट एक रिक्शे वाले का हो, चाहे वो वोट अडानी, अंबानी या देश के प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, सबका वोट बराबर होता है। ठीक है। तो लोकतंत्र में जो जनता होती है वही ईश्वर होती है, वही
व्यक्ति को राजनीति में कहीं भी पहुंचा सकती है और कभी भी गिरा भी सकती है। और ठीक है। वो आपने हमने सबने ठीक है, देखा ठीक है त्यागी जी, क्योंकि कि क्या समय कम है, नहीं एक एक हुआ कमेंट में राजनीति। सभी से ले रहा हूं। आशुतोष पाठक जी, लास्ट कमेंट कर दीजिए आप। नहीं, क्या क्या, क्या कमेंट करें, मुझे तो डिबेट का वो जो विषय है उसमें क्या कमेंट किया जा सकता है। राहुल गांधी को मैं तो अभी कांग्रेस के जो शशांक जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी को क्यों नेता बनाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये कब तक चलेगा इस देश पे। आपके पास लीडर है ना, आप बनाइए उनको आगे कीजिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन आशुतोष पाठक जी जो और लीडर हैं उनसे तो ये नाराज रहते हैं। अगर हम शशि थरूर की बात करें तो उनसे नाराज हो जाते हैं जो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सबसे ये नाराज हो जाते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना जब तक नेता नहीं बदलेंगे और नीति नहीं बदलेंगे और नियत नहीं बदलेंगे, बहुत मुश्किल है कांग्रेस की, बहुत मुश्किल है। और ये इंतजार करते रहते हैं कि बीजेपी फेल हो जाए फिर हम आ जाएंगे, बिल्कुल बीजेपी की गलती हो जाए फिर हम आ जाएंगे। अपने अंदर कोई ऐसा विश्वास नहीं पैदा कर रहे हैं कि जनता इनके तरफ आकर्षित हो। अच्छा, अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएंगे तो हम ढूंढ के निकालेंगे। हाँ। मतलब ये ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि साउथ दिल्ली के जो साउथ दिल्ली के कुछ जो गुंडे लड़के होते हैं, जो साउथ दिल्ली क्लब में जाने वाले, वो उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और तब मैं कहता हूं इसीलिए हमेशा कि जिनको आप कहते थे कि बड़े डेमोक्रेटिक वैल्यू वाले थे और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले थे, माननीय पंडित नेहरू जी, तो पंडित नेहरू ने आते ही ऐसे ऐसे कारनामे किए कि सबसे पहला अमेंडमेंट उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही दबाने के लिए किया। अगर आप अधिकारी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकारी के खिलाफ आपके पास सबूत है, इलेक्शन कमीशन की गलतियों गड़बड़ियों के खिलाफ आपके पास सबूत है, आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप गांभीर्य होकर के, आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले, वहां जाइए, अपना विश्वास अर्जित कीजिए, वहां बताइए कि ये गड़बड़ियां हो रही है, और अगर आप दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे मर्यादित भाषा में और ठीक तरीके से, इलेक्शन कमीशन आपको गंभीरता से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बीजेपी से कहते रहते हैं कि ये देश संविधान के माध्यम से चलेगा, तो मेरे हिसाब से पहले राहुल गांधी खुद अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई करें। अगर आपको किसी का विरोध भी करना है तो संवैधानिक तरीके से। हेमंत गुप्ता जी, लास्ट कमेंट। बहुत थैंक यू। मे आई लीव सर विद ऑल योर परमिशन। एक मिनट सर, क्योंकि हेमंत गुप्ता जी में कमेंट हो जाएगा तो मैं डिबेट खत्म कर देता हूँ। हेमंत गुप्ता जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी जरा समझाइए ऑडियंस को कि इतनी एलिगेशंस किसी और विपक्ष के नेता पर आज तक क्यों नहीं लगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि कांग्रेस की जो इतिहास रही है, जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत एलिगेटेड हुए अपने कारनामों से, इंदिरा गांधी बहुत फेमस हुई डेमोलिशन ऑफ रूल्स के चलते, लेकिन राजीव गांधी थे, ही एक्सेप्टेड दी फैक्ट कि भाई हम 1 रुपया भेजते हैं केंद्र से तो 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता, 85 पैसे रास्ते में घूम जाते। अब राहुल गांधी हैं जिनको टिप्पणी पर अभिषेक मनु जो टिप्पणी देते हुए 20 भारतीय मर गए, और फिर भी हम सच्चा भारतीय होकर के बता रहे हैं जस्टिस दत्ता ने क्या कमेंट किया था उनकी टीम ने, ये आपको पता है। आप ये बताइए, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत सेक्शन 18 में आपको 80 में आपको दिया गया प्रोविजन, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनाव करने के बजाय मीडिया के बीच में, पब्लिक डोमेन में आप क्यों आकर के झूठ। बिल्कुल हेमंत गुप्ता जी, आपकी सभी बातें ठीक है, और माफी चाहूंगा, बीच में रोकना चाहूंगा, समय की भी कमी है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कब तक चुनाव आयोग पर इस तरीके से सवाल उठाते रहेंगे। और दूसरा ये है कि चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी के जो दावे हैं वो बिल्कुल पुराने पहले दावों की तरह हैं, जैसे किसी नई बोतल में पुरानी बोतल में नई शराब। फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रेस का समेत में, नमस्कार।